नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया पी क्यू और आर के बीच 3910 रुपए को 1/4:1/5:1/8 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय गलती से इसे 4:5:8 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस लेन देन में आर को प्राप्त लाभ ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, आर को प्राप्त लाभ निकालना है। अब देखिए हमें जो रेशियो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पी क्यू और आर के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/4:1/5:1/8। तो देखिए इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया रहता है उसका हम एलसीएम लेके गुणा करते हैं। यहाँ हमारा हर में क्या दिया हुआ 4, यहाँ क्या दिया हुआ 5 और यहाँ दिया हुआ 8। तो हम 4, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40, यानी हम सभी जगह 40 से गुणा करेंगे। देखिए हम यहाँ 40 से गुणा करेंगे, हम यहाँ 40 से गुणा करेंगे तो 40 4 से कितने बार में जाएगा, 10 बार में। हम यहाँ 40 से गुणा करेंगे तो 5 से 40 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। और यहाँ हम 40 से गुणा करेंगे तो 8 से 40 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 10:8:5। यानी इस रेशियो में जो है अमाउंट को बांटना था, लेकिन गलती से अमाउंट किस रेशियो में बढ़ जा रहा है, 4:5:8 के रेशियो में बढ़ जा रहा है। अब देखिए पहले जो है 10:8:5 के रेशियो में बढ़ना था, लेकिन गलती से 4:5:8 के रेशियो में बढ़ जा रहा है। अगर इस रेशियो में बढ़ता तो P को कितना अमाउंट मिलता, 10 यूनिट, R को कितना मिलता 8 यूनिट, Q को कितना मिलता 8 यूनिट और R को कितना मिलता 5 यूनिट। यानी यहाँ अमाउंट टोटल कितना हो जाता, 10 + 8 कितना 18, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23। यानी अमाउंट कितना निकल के आ गया 23 यूनिट। और हम यहाँ अमाउंट देखेंगे तो अमाउंट कितना हो गया, P को यहाँ कितना मिल रहा है 4 यूनिट, Q को कितना मिल रहा है 5 यूनिट और R को कितना मिल रहा है 8 यूनिट। यानी यहाँ अमाउंट कितना हो गया 4 + 5 9, 9 + 8 कितना हो गया 17। अब देखिए अमाउंट तो सेम है, यानी हम जो है इस अमाउंट को सेम करेंगे। यहाँ हमारा अमाउंट क्या निकल के आ गया 23 यूनिट और यहाँ अमाउंट क्या निकल के आ गया 17 यूनिट। और अमाउंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सेम दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम ऊपर 17 से गुणा कर लेंगे और नीचे 23 से गुणा कर लेंगे। तो हमें इस पूरे रेशियो में 17 से गुणा करना पड़ेगा और इस पूरे रेशियो में हमें 23 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आर को प्राप्त लाभ। तो देखिए आर को यहाँ कितना मिल रहा है, आर को जो है हम यहाँ 5 में अगर 17 से गुणा करेंगे तो आर को जो अगर पहले ओरिजिनल जो रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो में अगर अमाउंट बढ़ता तो आर को कितना मिलता 85 यूनिट। और रेशियो जो गलत हो जा रहा है उसके कारण आर को कितना मिल रहा है, हम यहाँ अगर गुणा करेंगे 8 से अगर 23 में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 16 2 18, यानी 184 यूनिट। यानी पहले के अपेक्षा आर को कितना ज़्यादा मिल रहा है, पहले 85 यूनिट मिलना था लेकिन अब 184 यूनिट मिल रहा है। यानी पहले के अपेक्षा आर को जो है 99 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, यानी 99 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। हमें इस 99 यूनिट का वैल्यू जो है रुपया में निकालना है। तो देखिए हम रुपया में कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ हमारा टोटल अमाउंट क्या है 23 × 17 और हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट क्या दिया 3910 रुपया। यानी इस 23 × 17 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3910 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3910 बटा क्या हो जाएगा 23 × 17 हो जाएगा। हम इसे अगर 17 से काटेंगे तो ये 17 से कितने बार में जाएगा, ये 17 से चला जाएगा 2 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 5 51, 3 बार में 0 आ जाएगा। हम इसे अगर 23 से काट लेंगे तो 23 से कितने बार में जाएगा 10 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 रुपये निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है कि आर को कितना का प्रॉफिट हुआ, आर को कितना प्रॉफिट हो रहा है 99 यूनिट का। यानी 99 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 99 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 990 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 990 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 1,35,200 रुपए के लाभ को 4:3:6 के अनुपात में 3 हिस्सेदार ए, बी और सी में बांटा जाना है।
सी को कितने रुपए प्राप्त हुए, हमें क्या निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो है क्वेश्चन में तीनों के हिस्से का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है तीनों के हिस्से का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3:6। देखिए उस लाभ में से अगर ए को 4 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, और सी को कितना मिल रहा है, 6 यूनिट। तो हम यहाँ से अगर टोटल लाभ निकालेंगे तो टोटल लाभ क्या हो जाएगा, 4 यूनिट प्लस का 3 यूनिट 7 यूनिट प्लस का 6 यूनिट क्या हो गया, 13 यूनिट। टोटल लाभ हमारा क्या निकल के आ गया, 13 यूनिट निकल के आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है, 1,35,200 रुपया। यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1,35,200 रुपया दिया हुआ है। 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1,35,200 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यह 13 से कितने बार में जाएगा, 13 से एक बार में 0, 52 4 बार में 2 0 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 10,400 रुपया निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ से हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, सी को कितना प्राप्त होता है, 6 यूनिट। यानी हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 6 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 0, 24 के 4 2, ये 6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 62,400 रुपया। यानी उस लाभ में से सी को कितना प्राप्त होगा, 62,400 रुपया प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक घन के सभी किनारों की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो देखिए घन के आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले घन की भुजा पता होना चाहिए। तो हम घन की भुजा यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सभी किनारों की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है। तो हमें पता होना चाहिए कि घन में किनारा का संख्या कितना होता है। घन में किनारा का जो टोटल संख्या होता है वो 12 होता है। तो हमें 12 किनारा का लंबाई क्या दिया हुआ है, हमें 12 किनारा का जो लंबाई दिया हुआ है वो 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और घन के सभी किनारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी 12 किनारा का हमें लंबाई 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एक किनारा का लंबाई निकाल सकते हैं। एक किनारा का लंबाई क्या हो जाएगा, हम इसमें 12 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यानी एक किनारा का लंबाई क्या निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी घन की भुजा हमारा क्या निकल के आ गया, घन की भुजा निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा पता चल गया तो हमसे आयतन पूछ रहा है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो हम यहाँ 7 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे। 7 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 343 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 343 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से क्या करते हैं, हम तीनों संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि दो संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। यानी पहली संख्या जो होगी वो तीसरी संख्या की अपेक्षा 30% कम होगी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की अपेक्षा 60% कम होगी। तो देखिए हम यहां से तीनों संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं। हम यहां से सबसे पहले तीनों संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली संख्या तीसरी संख्या की अपेक्षा 30% कम है। तो हम इस 100 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी 100 से 30 कम, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। दूसरी संख्या का हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या का हमें दिया हुआ है कि तीसरी संख्या की तुलना में 60% कम है। तो हम इस 100 का अगर 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी 100 से 60 कम दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या 40 है और पहली संख्या क्या है, 70 है। तो हमें इस 40 में कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि 70 के बराबर हो जाए। तो हमें इस 40 में 30 बढ़ाना पड़ेगा। किस में, 40 में। गुने 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 20 से काट लेंगे तो ये 20 से 5 बार में जाएगा और ये 20 से 2 बार में। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। हम 15 में अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 75%। यानी दूसरी संख्या में अगर हम 75% का वृद्धि कर देंगे तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है और इसकी आधार की त्रिज्या में 15% की कमी होती है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो हमें सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r × h।
अब देखिए 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और पाई का भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यानी हमें जो है यहाँ क्या चीज से मतलब है, r इंटू एच से मतलब है। अब हमें क्वेश्चन में दिया कि ऊंचाई जो है 30% से वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई में जो है 30% का वृद्धि हो रहा है, ऊंचाई में 30% का वृद्धि हो रहा है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या यानी रेडियस में हमें क्वेश्चन में दिया कि 15% का कमी हो रहा है, रेडियस में 15% का कमी हो रहा है। तो देखिए हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा ले, या हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा लेते हैं। अब देखिए हमें r इंटू एच से मतलब है, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि रेडियस में 15% का कमी हो रहा है, रेडियस में 15% का कमी हो रहा है, और ऊंचाई में जो है 30% का वृद्धि हो रहा है। माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 गुने 30 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से हम 0 से 0 काट सकते हैं। हम अगर 30 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, प्लस का 15 माइनस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 15 में 3 से गुणा करेंगे 45, 45 में 10 से हम भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.5। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस का 15 है और ये हमारा माइनस का 4.5 है। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का, ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा 10.5। यानी क्षेत्रफल में 10.5% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल में 10.5% का वृद्धि हो जाएगा। हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं और प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात 5:12 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो हमें सबसे पहले दोनों का वर्तमान आयु निकालना होगा। अब देखिए हम वर्तमान आयु कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष पहले। हमें जो है क्वेश्चन में 12 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है। 12 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है अनिल और विशु के बीच का। अनिल और विशु के बीच का हमें 12 वर्ष पहले का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:12 दिया हुआ है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, अब से 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, 10:17 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि 12 वर्ष पहले अनिल की आयु 5 यूनिट था और विशु की आयु 12 यूनिट। तो यहाँ जो है आयु के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, हम 12 में से 5 माइनस करेंगे तो अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 7 यूनिट। और 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद हमने मान लिया कि अनिल की आयु 10 यूनिट है और विशु की आयु 17 यूनिट। तो यहाँ आयु के बीच का अंतर क्या है, यहाँ जो है आयु के बीच का अंतर क्या है, हम 17 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आयु के बीच का अंतर क्या निकल के आ गया, 7 यूनिट। अब देखिए आयु का अंतर जो है हमारा बराबर निकल के आ गया। अगर आयु का अंतर हमारा बराबर नहीं निकल के आता तो हम नीचे के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करते और ऊपर के अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुना करते तो हमारा आयु के बीच का अंतर बराबर निकल के आ जाता। क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का अंतर जो है वो हमेशा बराबर होता है। यानी 12 वर्ष पहले जाएं या 8 वर्ष बाद जाएं या 100 वर्ष बाद जाएं, आयु के बीच का अंतर हमारा हमेशा बराबर होगा दो लोगों के बीच। अब देखिए आयु का अंतर बराबर है तो हमने मान लिया कि अनिल की आयु 12 वर्ष पहले 5 यूनिट है और अब से 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 10 यूनिट। यानी आयु में कितना का वृद्धि हो गया, आयु में जो है 5 यूनिट का वृद्धि हो गया। और विशु की आयु जो है वो 12 वर्ष पहले 12 यूनिट है और अब से 8 वर्ष बाद 17 यूनिट है। यानी आयु में वृद्धि कितने का हो गया, यहाँ भी आयु में वृद्धि 5 यूनिट का वृद्धि हो गया। और यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, ये जो है 12 वर्ष पहले है और ये अब से 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद। यानी यहाँ जो है वर्ष में वृद्धि कितना हुआ, यहाँ जो है वर्ष में 20 वर्ष का वृद्धि हुआ। यहाँ जो है वर्ष में कितने का वृद्धि हो गया, 20 वर्ष का वृद्धि हो गया। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 5 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 20 वर्ष। हमारा जो है 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 20 वर्ष निकल के आ गया। 5 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए हम कोई भी दोनों एज निकाल लें, या 12 वर्ष पहले का निकाल लें या 8 वर्ष बाद का। तो देखिए हम 12 वर्ष पहले का ही निकाल लेते हैं। 12 वर्ष पहले अनिल का आयु क्या था, 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 20 वर्ष निकल के आ गया। और विशु का आयु क्या था, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 वर्ष। अब देखिए दोनों का जो है 12 वर्ष पहले का हमारा आयु निकल के आ गया। तो हम वर्तमान में निकाल सकते हैं, हम जो है वर्तमान में निकाल सकते हैं।
हम वर्तमान में अगर निकालेंगे तो अनिल के आयु 12 वर्ष पहले अगर 20 वर्ष है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। और बीसी के आयु अगर 12 वर्ष पहले 48 यूनिट है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 60 यूनिट हो जाएगा। हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। यानी वर्तमान का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 8:15 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8:15। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई व्यक्ति 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। वह पैदल 6 से 1/2 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय करता है और साइकिल द्वारा 8 से 1/2 किलोमीटर की चाल से बाकी दूरी तय करता है। पैदल चलकर तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, पैदल चलकर तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए हमें पैदल का स्पीड दिया हुआ 6 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा और हमें यात्रा का टोटल समय क्या दिया हुआ, 6 घंटा दिया हुआ। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि पैदल कितना समय के लिए चल रहा है तो हम पैदल चली गई दूरी निकाल सकते हैं। तो हम समय कैसे निकाल सकते हैं कि पैदल कितना समय के लिए चल रहा है और साइकिल से कितना समय के लिए चल रहा है। देखिए अगर हमें समय का रेशियो पता चल जाए तो हमें टोटल समय दिया हुआ है तो हम वहां से समय बता पाएंगे कि पैदल कितना समय के लिए चल रहा है और साइकिल से कितना समय के लिए चल रहा है। तो हम समय का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में यात्रा का टोटल दूरी दिया हुआ है 47 किलोमीटर और यात्रा का हमें टोटल समय क्या दिया हुआ है, 6 घंटा। तो हम यात्रा का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में पैदल स्पीड दिया हुआ है और साइकिल साइकिल का हमें स्पीड दिया हुआ है। तो हम यहाँ अगर एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, समय का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि हम यहाँ स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हैं। हम स्पीड कैसे निकलते हैं, डिस्टेंस में अगर हम समय से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, स्पीड निकल के आता है। यानी हम क्या चीज से भाग दे रहे हैं, समय से। जिससे हम भाग देते हैं एलिगेशन लगाने के बाद उसी का हमारा रेशियो निकल के आता है। तो हम यहाँ एलिगेशन लगा लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में पैदल स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पैदल स्पीड दिया हुआ है 6 से 1/2। तो 6 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13/2 किलोमीटर पर घंटा। और हमें साइकिल का स्पीड क्या दिया हुआ है, हमें जो है साइकिल का स्पीड दिया हुआ है 8 से 1/2। तो हम 8 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 17/2 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में यात्रा का टोटल डिस्टेंस क्या दिया है, 47 किलोमीटर और यात्रा का टोटल समय क्या दिया है, 6 घंटा। यानी यहां से अगर हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिस्टेंस में समय से भाग देंगे तो यहां से हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो देखिए ये हमारा जो है फ्रैक्शन में है, ये जो हमारा संख्या है फ्रैक्शन में है। तो हम इस फ्रैक्शन के संख्या को नॉर्मल संख्या में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया हुआ है उसका हम एलसीएम लेके गुना कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 6 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम यहाँ अगर 6 से गुना कर लें, हम यहाँ 6 से गुना कर लें, यहाँ भी 6 से गुना कर ले और यहाँ भी 6 से गुना कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम यहाँ 6 से गुना करेंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 13 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ हमारा ये जो है कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी 17 में 3 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ हमारा 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एलिगेशन निकाल सकते हैं। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यानी हम यहाँ 47 में से 39 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। और हम यहाँ 51 में से अगर 47 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ गया। हम इसे 4 से काट लेते हैं, 4 से 1 बार में जाएगा, ये 4 से 2 बार में। यहाँ से हमारा समय का रेशियो निकल के आ गया 1:2। यानी पैदल चलने में अगर 1 यूनिट का समय लिया होगा तो साइकिल से चलने में कितना समय लिया होगा, 2 यूनिट का। यानी यहाँ से हमारा टोटल समय क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। यहाँ से हमारा टोटल समय निकल के आ गया 3 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल समय क्या दिया, 6 घंटा। 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 6 घंटा दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 घंटा। यानी पैदल जो है 2 घंटा के लिए चल रहा है, पैदल जो है 2 घंटा के लिए चल रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि पैदल वह कितना दूरी चल रहा है, पैदल जो है कितना दूरी चल रहा है। तो हम इस 2 घंटा में अगर पैदल के स्पीड से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। पैदल का हमारा स्पीड क्या है, ये जो हमारा स्पीड है 13/2 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, 13 किलोमीटर।
यानी वह पैदल कितना दूरी चला होगा, 13 किलोमीटर का दूरी चला होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया किसी त्रिभुज का आधार 8.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। उस दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 14 सेंटीमीटर और जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो अगर हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे तो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में आधार की लंबाई और हमें ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुने हमें आधार की लंबाई क्या दिया हुआ है 8.5 गुने हमें ऊंचाई क्या दिया है 14 सेंटीमीटर में अगर हम 2 से गुना कर देंगे, यानी क्षेत्रफल निकाल के हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने हमें जो है दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है और हमें दूसरे त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। हमें आधार क्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ से इस 2 से 2 को काट सकते हैं, इस 14 से 14 को काट सकते हैं। हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ से हमारा एज क्या निकल के आ जाएगा 8.5 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी हाइट क्या निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश वरुण से 40% अधिक कुशल है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सर्वेश जो है वरुण से 40% अधिक कुशल है। तो हम यहाँ से दोनों के इफिशियंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम जो है यहाँ से दोनों के सर्वेश और वरुण के हम इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि सर्वेश जो है वरुण से 40% अधिक कुशल है। तो हम इस 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/5। और हमें क्वेश्चन में दिया कि सर्वेश जो है वरुण से 40% अधिक कुशल है। तो देखिए अगर वरुण का इफिशियंसी 5 यूनिट होगा तो सर्वेश का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 5 पे 2 ज़्यादा यानी 7 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो हमारा निकल के आ गया तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशियंसी के रेशियो का अपोजिट हमारा क्या होगा टाइम का रेशियो, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। अब देखिए सर्वेश अगर उस काम को करने में 5 यूनिट का समय ले रहा होगा तो वरुण जो है उस काम को करने में 7 यूनिट का समय ले रहा होगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि वरुण जो है उस काम को करने में 28 दिन का समय ले रहा है, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 28 दिन दिया हुआ है। 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 28 दिन दिया हुआ है। तो देखिए हम 7 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 28 निकल के आएगा 4 से, यानी हमें इस 5 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 5 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 दिन। यानी उस काम को सर्वेश कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। हमें क्या दिया हुआ है 14 के पावर 1/3, 12 के पावर 1/2, 16 के पावर 1/6 और 25 के पावर 1/12 दिया हुआ है। और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पावर में क्या दिया है 1/3, 1/2, 1/6 और 1/12। तो हम यहाँ क्या करते हैं 3, 2, 6 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं 3, 2, 6, 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। हम क्या करते हैं एलसीएम से सभी के पावर में गुना कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ अगर 12 से गुना कर लेंगे, हम यहाँ अगर 12 से गुना कर लेंगे यानी ये जो 14 के पावर 1/3 है, तो हम यहाँ अगर 12 से गुना कर लेंगे तो 3 से 12 कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 14 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ जो है 12 के पावर 1/2 है, तो हम यहाँ अगर 1/2 में अगर 12 से गुना कर लेंगे तो 2 से 12 कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 12 के पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 16 के पावर हमारा क्या दिया है 1/6, तो हम इस 1/6 में अगर 12 से गुना करेंगे तो 6 से 12 कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 16 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम गुना कर लेंगे 25 के पावर 1/12 में हम 12 से गुना कर लेंगे तो 12 से 12 कितने बार में जाएगा 1 बार में, यानी यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 25 के पावर 1। अब देखिए यहाँ हमारा क्या निकल के 14 के पावर 4, 12 के पावर 6, 16 के पावर 2 और 25 के पावर 1।
तो देखिए हम यहाँ से आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सबसे छोटा होगा। 25 के पावर 1 हमारा क्या होगा, सबसे छोटा, यानी हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 के पावर 1/12 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल गया, 25 के पावर 1/12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।